हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे टॉपिक में गहराई से उतरते हैं। आज हम जिस बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले सोर्स मटेरियल को डिकोड करने जा रहे हैं उसका नाम है दिस वीडियो ऑलरेडी एंडेड। यकीन मानिए ये कोई आम हॉरर कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मेटा हॉरर का एकदम मास्टर क्लास है। इस पूरे विश्लेषण के जरिए हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी आपको सिर्फ दूर से देखने वाले एक दर्शक से हटाकर एक बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा देती है। आपको एहसास होगा कि कैसे कहानी कहने के तरीके को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर सोचिए, क्या होता है जब एक रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने लगती है? मतलब हम सभी स्क्रीन देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है हम एकदम सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि स्क्रीन के उस पार जो कुछ भी चल रहा है वो बस एक रिकॉर्डिंग है ना? लेकिन ये सोर्स मटेरियल ना सुरक्षा की इस बुनियादी भावना को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये एक ऐसा डर पैदा करता है जहां आपको लगने लगता है कि आप सिर्फ बाहर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप इस पहले से रिकॉर्ड की गई घटना का एक एक्टिव हिस्सा बन चुके हैं। अध्याय 1, जाल के नियम तय करना। अब कोई भी नॉर्मल कहानी एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ शुरुआत होती है एक खाली स्क्रीन और एक बिल्कुल असंभव निर्देश के साथ। इसे रिवाइंड न करें, और इसके साथ ही बैकग्राउंड में एक बहुत ही धीमी, असंतुलित सांस लेने की आवाज़ आती है। ये चीज़ें शुरुआत में ही इस जाल के नियम तय कर देती हैं। अब इस लाइन पर गौर कीजिए। नरेटर एक बहुत ही थकी हुई और शांत आवाज़ में कहता है, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप पहले ही उसे अनदेखा कर चुके हैं। ये लिटरली एक शानदार साइकोलॉजिकल चाल है। इस एक लाइन के साथ ये साबित हो जाता है कि आप एक ऐसी परीक्षा में पहले ही फेल हो चुके हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इसे पहली बार नहीं देख रहे हैं। आप पहले ही एक लूप का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे आपको वो याद हो या न हो। अध्याय 2, द रिकॉर्डिंग। यहाँ से कहानी एक बहुत ही क्लिनिकल और अजीब सा खौफनाक माहौल तैयार करती है। जो फुटेज आप देखते हैं वो किसी लावारिस डिजिटल सबूत जैसा लगता है जिसे कोई भूल गया हो। तो यहाँ सबसे डरावनी बात क्या है? आरव नाम का ये किरदार कैमरे के लेंस में एकदम सीधा देखता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, तुम वापस आ गए। कायदे से देखा जाए तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन इसका मतलब है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने कहीं और क्लिक करने के बजाय जानबूझकर इस फुटेज को फिर से देखने का फैसला किया है। ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति और आपके ही चुनाव को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। अध्याय 3, ऑडियो विजुअल मैनिपुलेशन। यहाँ से कहानी अचानक आने वाली तेज आवाज़ों या डरावने चेहरों का सहारा नहीं लेती, बल्कि आपके दिमाग से खेलने वाली एडिटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। ये एडिटिंग ट्रिक्स सच में बहुत ही कमाल की है। स्क्रीन पर आरव बोलता है, पॉज करना बंद करो, लेकिन आवाज़ उसके होंठ हिलने से आधा सेकंड पहले ही आ जाती है। हमारा मानवीय दिमाग इस मिसमैच को तुरंत पकड़ लेता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। इससे ना एक अजीब सी शारीरिक बेचैनी पैदा होती है। आपको अंदर से लगने लगता है कि कुछ बहुत ही गलत है, जैसे कि ऑडियो भविष्य से आ रहा है और विजुअल अतीत में छूट गया है। इसी अजीबोगरीब तालमेल के टूटने के बीच नरेटर आपको एक और निर्देश देता है, जो गायब है उस पर ध्यान दे, उस पर नहीं जो वहां है। स्क्रीन पर आपको हल्के फुल्के ग्लिच और अचानक कट दिखाई देते हैं, जैसे आरव का हाथ बिना नीचे किए ही अचानक नीचे आ जाता है। ये बात आपकी चिंता को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब आप स्क्रीन पर होने वाली गलतियों को खुद खोजने लग जाते हैं। आप एक्टिवली कमियां ढूंढ रहे हैं। अध्याय 4, प्रिडिक्टिव इंटरैक्टिविटी। अब चीजें और भी गहरी हो जाती हैं। कहानी सिर्फ निष्क्रिय रूप से डराने के बजाय अब मानवीय प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने लगती है और उन्हें ही एक हथियार बना लेती है। आरव कैमरे के सामने एक नोटबुक उठाता है और उसके पन्नों पर बार बार कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। वे हमेशा यहाँ रिवाइंड करते हैं। उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण में है। उन्हें ये लिखना याद नहीं है। ये पंक्तियां आपकी आज़ादी की भावना को पूरी तरह से छीन लेती हैं। नरेटर कहता है कि ज्यादातर लोग इस पॉइंट पर वापस जाते हैं और चीज़ों को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये फुटेज आपको बता रहा है कि वो आपके हर अगले कदम को पहले से जानता है। और फिर आता है ये भयानक खुलासा। नोटबुक का एक पन्ना बिल्कुल साफ है और उस पर एकदम स्पष्ट लिखा है, आपने 6:42 पर पॉज किया, और ठीक उसी समय टाइम स्टैम्प 6:42 का होता है। ये वो पल है जो किसी को भी सुन्न कर दे।
ये साबित करता है कि इसे बनाने वाले ने आपके रुकने और जांच करने की आदत की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर ली थी। इस टाइम स्टैम्प वाले खुलासे के ठीक बाद एक बहुत ही भारी सन्नाटा छा जाता है और फिर नरेटर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछता है, आपने अभी यही किया है ना? ये वो मोमेंट है जहां आपको पक्का यकीन हो जाता है कि आप बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको प्रोग्राम किया गया था। अब ये कोई कहानी नहीं रही, ये एक भूल भुलैया है और आप ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो आपके लिए पहले से बना दिया गया था। अध्याय 5 द पैराडाइम शिफ्ट। हम आ गए नैरेटिव के क्लाइमैक्स पर। अब तक की जो भी रियलिटी हमने मान ली थी वो अब पूरी तरह से चकनाचूर होने वाली है। आरव कैमरे के बहुत बहुत करीब आता है, इतना करीब कि आपको अजीब लगने लगे और फुसफुसाते हुए कहता है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक सिंगल लाइन आखिरी झटके के लिए एक चिंगारी का काम करती है। जरा सोचिए, अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर ये है क्या, और असल में आप किस चीज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? एक तीखी बजने वाली आवाज के साथ स्क्रीन का फ्रेम बस एक पल के लिए फट जाता है, और सिर्फ एक फ्रेम के लिए, मतलब 1 सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से के लिए एक नया एंगल दिखाई देता है। आप आरव को पीछे से देखते हैं। नरेटर कहता है कि ये एंगल तो मौजूद ही नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई और वहां खड़े होकर फिल्म न बना रहा हो। ये इस बात का खौफनाक हिंट है कि उस कमरे में एक छुपा हुआ पर्यवेक्षक है, कोई अकेले नहीं देख रहा है। अंतिम अध्याय द एंडलेस लूप। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सोर्स मटेरियल उस साइकोलॉजिकल लूप को पूरी तरह से सील कर देता है जिसे वो शुरुआत से ही बड़ी चालाकी से बना रहा था। स्क्रीन पर आरव मुस्कुराता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं है, ये बहुत ही अस्वाभाविक है, जैसे वो किसी बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो गया हो। वो कहता है, इसे पूरा करने के लिए धन्यवाद, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। नरेटर की आवाज़, जो अब अजीब तरह से विकृत हो चुकी है और ऐसे लगती है जैसे सीधे आपके दिमाग के अंदर गूंज रही हो, कहती है कि अब वापस जाया जा सकता है, क्योंकि ये काम करने का एकमात्र तरीका है। तो अगर हम पूरा पैटर्न देखें तो ये डिज़ाइन कैसा दिखता है? ये एक ऐसा जाल है जिससे बचा नहीं जा सकता। पहला, आप चेतावनी देखते हैं। दूसरा, आप सबूतों की जांच करने के लिए वीडियो पॉज करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अनुमान लगाया था। तीसरा, आप वो एंगल बदलते हुए देखते हैं जो आपको डराता है। और चौथा, आप कंफ्यूज होकर ये समझने के लिए कि आपने क्या मिस कर दिया, इसे शुरुआत से फिर से देखने लगते हैं। ये सिस्टम लिटरली अनवरत रूप से आपको घुमाते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। और फिर आता है आखिरी झटका। स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई देता है, शुरुआत से फिर से देखे, और एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आप समझ जाएंगे कि आपने इसे क्यों रिकॉर्ड किया। ये इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये बताता है कि आप सिर्फ बाहर से देखने वाले कोई दर्शक नहीं हैं जो एक लूप में फंस गए हैं, बल्कि हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसने इस पूरे भयानक सपने को सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। जो हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर देखने वाला ही इसे बनाने वाला है तो असल में कौन किसे देख रहा है? इस कहानी ने बड़ी ही चतुराई से हमारी जिज्ञासा और हर चीज को कंट्रोल करने की हमारी आदत को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना दिया है। तो अगली बार जब आप कोई भी इंटरैक्टिव मीडिया देखें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप कहानी को कंट्रोल कर रहे हैं या कहानी आपको कंट्रोल कर रही है? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और हमेशा सतर्क रहिए।